वेलकम इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर बोरा। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था वो चल रहा था फंक्शन एंड फलन और उनके ग्राफ, जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं। ये है थर्ड पार्ट। और सेकंड पार्ट के लास्ट में हमने कवर किया था सर्किल और इलिप्स। सर्किल यानी वृत्त और इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। ठीक है, तो अभी मैं उनको ही देख लेता हूं कि मेरा जो सर्किल था और मेरा इलिप्स था, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त और इसको बोलते हैं वृत्त। इसकी इक्वेशन आई थी x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और c यहां पर मेरा था रेडियस। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं तो x प्लस माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, नीचे आएगा तो सी स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई और सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पर तो c और c यानी इक्वल है। अगर मैं मान लो यहां पर मैं पुट कर देता हूं कुछ भी, जैसे h पुट कर देता हूं, यहां पर मैं k पुट कर देता हूं, तो इस केस में h इक्वल टू k है। अगर h k के इक्वल ना हो तो मेरा बनेगा इलिप्स, यानी x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरी इलिप्स की इक्वेशन आ गई थी। यहीं से मैं सर्कल की इक्वेशन बना सकता हूं, h डज नॉट इक्वल टू k देन इलिप्स, और h इक्वल टू k देन सर्किल। यहीं से 2 चीजों का जन्म होता है, यानी एक चीज है फोकस। फोकस की बात करते हैं तो फोकस की बात करता हूं तो सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल। तो सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल मतलब जैसे ये मेरा ग्राफ है और ये मेरा सर्किल होगा, तो इसके लिए तो देखो ये तो मूल बिंदु। अगर मैं जनरल केस में लेना चाहूं तो जनरल केस में ये मेरा एक सर्किल हो गया और ये पूरा मेरी दीवार है वो ग्राफ की तरह काम कर रही है। उस टाइम ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा सेंटर होगा और इसको मैं बोलता हूं फोकस। समझ में आया? फोकस सेंटर पॉइंट। बट एक्चुअली पर यहां पर 2 फोकस है, दोनों संपाती। कैसे? देखो जनरल फॉर्म में मैं फॉर्मूला लेके चलूं, देखो जनरल फॉर्म में फॉर्मूला होगा h डज नॉट इक्वल टू k। ये h इक्वल टू k ये हो गया स्पेशल केस, यानी कि इस जनरल फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा बाउंड करूं, कंडीशन लगाऊं, तो ये सर्किल बन गया। पर अगर जनरली मैं लेके चलूं तो जनरली 2 फोकस होंगे। कितने फोकस होंगे? 2 फोकस। कैसे बनेंगे कि h मेरा k के इक्वल नहीं है। इलिप्स की इक्वेशन आएगी दीर्घवृत्त की। अगर h k के इक्वल नहीं है, यानी इनमें से एक सेमी का मतलब हाफ मेजर एक्सिस होगा और एक होगा सेमी माइनर एक्सिस। देखो वर्ड से नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना। h और k, देखो जब h k के इक्वल नहीं है तो ये दोनों ही लेंथ आपस में एक दूसरे से छोटी या बड़ी होगी। ठीक है, तो माइनर का मतलब जो छोटी लेंथ है उसको माइनर बोलूंगा, स्मॉल, और जो बड़ी लेंथ है उसको मैं मेजर बोलूंगा। बस इसमें h, अगर h बड़ा है तो h मेजर होगा, k माइनर होगा। अगर h छोटा है तो h माइनर होगा और k मेजर होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है h और k, इनमें डिफरेंस है। इसी डिफरेंस से ये दोनों फोकस, ये वाला फोकस यहां पर मान लो
कि यहाँ पर दो फोकस है, 1 और 2, अभी संपाती है सर्किल के केस में, यानी एच के इक्वल है। अगर एच पूरा के इक्वल है, कोई सेमी नहीं कोई कुछ नहीं, तो यानी दोनों ही रेडियस में पार्ट करेंगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों फोकस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस से अपार्ट हो जाएंगे, कुछ डिस्टेंस से अपार्ट हो जाएंगे। और दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये वाला इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच की यानी सेंटर पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा दोनों सेम होगी, क्योंकि जो ये हमारे फंक्शंस हैं, सर्किल हुआ, एलिप्स हुआ, ये सिमेट्री फंक्शन होते हैं। सममिति मतलब अगर किसी चीज को दो भागों में काट दिया जाए और उसका इस साइड वाला हिस्सा और इस साइड वाला हिस्सा अगर उसको एक दूसरे पर रखे तो आपस में एक दूसरे को पूरा ढक ले। अब सर्किल है, इसको यहां से तोड़ दो, इसके ऊपर फोल्ड कर दो तो ये सममित हो जाएगा। ऐसे ही मेरा इलिप्स भी सममित हो जाएगा, यानी सिमेट्रिक। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट जो बता रहा हूं देखो। अब इससे इलिप्स बनेगा, तो इलिप्स के केस में क्या होगा, अगर h मेरा के इक्वल नहीं है, h मेरा के इक्वल नहीं है और h मेरा बड़ा हुआ k से, तो ध्यान देना h है x वाले केस में, तो h इस साइड आएगा और k ऊपर की तरफ आएगा। तो ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, और मेरा इलिप्स बनेगा लाइक दिस। अब देखो कि ये जो पूरी डिस्टेंस है ये मेरी होगी h, और ये मेरी जो पूरी डिस्टेंस है ये होगी k। तो देखो h बड़ा है और k छोटा है, तो h मेरा हो जाएगा मेजर एक्सिस और k मेरा हो जाएगा माइनर एक्सिस। सेमी का मतलब यहां से लेके यहां तक सेमी हो जाएगा, फुल का लूंगा तो ये सेमी का डबल। यहां तक समझ में आया? अब मैं बात करता हूं, जब ये सर्किल था तो दोनों फोकस यहीं पे थे, सर्किल नहीं रहा, इलिप्स बन गया, तो ये फोकस अब इस साइड और ये इस साइड, कहीं ना इस लेंथ पर एक फोकस, दो फोकस होंगे, फोकस फर्स्ट और फोकस सेकंड। ये फोकस इस सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पर होगा और ये फोकस भी उसी सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पर होगा। यानी कि अगर मैं मान लो इसको कोई नंबर m लेके चलूं, यानी m, ये m, तो ये जो m है ये क्रिएट हुआ है, क्रिएट मतलब बना है, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर की वजह से कि h मेरा के इक्वल नहीं है। अगर ये नहीं है तो इलिप्स बनना तय है, और इलिप्स के अंदर दो फोकस होंगे और ये दोनों फोकस इस कंडीशन के तहत ही बने। तो ये डिस्टेंस, सिंपल सी बात है, जो जिससे बना हुआ है वो उस पर डिपेंड करेगा, जो जिससे बना हुआ है वो उस पर निर्भर करेगा। तो सी का जन्म ही इस कंडीशन से हुआ है, और इस कंडीशन में छुपा हुआ है साफ साफ कि एक बड़ा और एक छोटा है। ठीक है, तो या तो मैं h माइनस का k इक्वल टू सी पुट कर दूं, h माइनस के इक्वल टू सी। अगर ऐसा मैं पुट करता हूं, h मेरा बड़ा है, k मेरा छोटा है, ये जो अंतर है वो c के बराबर होगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, एक ही फोकस मिलेगा, क्योंकि c की एक ही वैल्यू आएगी। अगर मान लो मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि मेरा पूरा फॉर्मूला स्क्वायर की फॉर्म में था, देखो ये भी रेडियस स्क्वायर की फॉर्म में था, यहाँ पे जो फैक्टर है वो भी स्क्वायर की फॉर्म में था, तो क्यों ना मैं स्क्वायर को माइनस करूं। तो h स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, m स्क्वायर के इक्वल। थोड़ा मिटा देता हूं इधर से कि जो मेरा h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। अगर मैं m को सिंगल ही रखता था तो उससे दो वैल्यू तो मिलेगी नहीं, यहां से मेरे को दो फोकस की वैल्यू मिल जाएगी, और वो सिमेट्रिक के केस में भी रहेगी, यानी दोनों बराबर भी होंगी। कैसे? क्योंकि अगर m स्क्वायर इक्वल टू 1 आया तो m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 1 अंडर रूट कर दी। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम है और बस प्लस और माइनस का फर्क है। ऐसे ही अगर h बड़ा हुआ k छोटा हुआ, दोनों का कुछ माइनस होगा, स्क्वायर का माइनस स्क्वायर का माइनस, उसका अंडर रूट करूंगा तो वो मेरी m की वैल्यू देगा प्लस माइनस के अंदर। इसमें जो प्लस वाली होगी वो वैल्यू होगी इधर और माइनस वाली वैल्यू होगी इधर, यानी c मेरा मिल जाएगा इससे। तो c स्क्वायर यानी m स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दोनों बराबर, और m की वैल्यू आएगी अब अंडर रूट h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस माइनस में।
इसका मतलब ये हुआ कि एक जो फोकस होगा उस फोकस की यहां से सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस के साथ और इसकी माइनस के साथ। तो इलिप्स में कितने फोकस होंगे? 2 फोकस होंगे। दूसरी बात, अगर इन दोनों के अंतर को फटाक से मैं जीरो कर दूं, इन दोनों के अंतर को फटाक से मैं जीरो कर दूं तो दोनों फोकस आके एक जगह, दोनों फोकस आपस में एक जगह आ जाएंगे। तभी मैं बोल रहा हूं सेंटर यानी सर्किल पर 2 फोकस, वही 2 फोकस अपार्ट हो जाएंगे अगर H और K में डिफरेंस पाया गया तो यही देख लो, अगर यहां पे H डज नॉट इक्वल टू H इक्वल टू K होगा, जैसे ही H इक्वल टू K होगा ये फैक्टर 0 हो जाएगा और M की वैल्यू 0 मिलेगी। और M की वैल्यू 0 का मतलब है ये पॉइंट सिमेट के आ जाएंगे और ये सर्किल बन जाएगा। मस्त कनेक्शन है ना सर्किल का इलिप्स से, अच्छा कनेक्शन है। अब इसी बात पर मैं देखता हूं, अगर H छोटा हुआ K से, यानी अगर मैं मान लो यहां पर K लिख देता हूं और यहां पर H लिख देता हूं तो ये इलिप्स ऐसा बन जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये अब H मेरा ऊपर की तरफ होगा और ये नीचे की तरफ। तो ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, अभी मेन बात था फोकस का बात। अच्छा जी उसी फॉर्मूले को, यानी मैं फॉर्मूला लिख दिया था, ये था x प्लस माइनस, यहाँ पे h लिख देता हूँ क्योंकि नीचे स्क्वायर, कैसे भी लिख लो ये कांस्टेंट वैल्यू, प्लस y प्लस माइनस एच के का होल स्क्वायर इसके डिवाइड में a स्क्वायर, इसके डिवाइड में b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर यहां पर माइनस हो, सिंपल और सिंपल सिर्फ माइनस, तो देखो माइनस के केस में मैंने बताया था यहां पे प्लस था तभी ये एक क्लोज लूप की तरह स्ट्रक्चर बन रही थी। अगर ये माइनस हुआ तो माइनस के केस में लिमिट नहीं रह पाएगी और ये जो इक्वेशन है, देखो ज्यादा मैं मैथ में जाऊंगा नहीं, हमारा मेन मोटो है मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना, ठीक है, तो ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं। ये इक्वेशन होगी हाइपरबोला की, हाइपरबोला यानी अति परवलय। सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना। अगर यहां पे प्लस था, अगर मान लो यहां प्लस था तो उस केस में मेरा ये बन रहा था इलिप्स। क्या बन रहा था? इलिप्स, यानी इसको ये बाउंड पूरा एक क्लोज लूप बना रहा था। कौन? सिर्फ प्लस प्लस। अगर मैं माइनस करूंगा तो ये इधर फेस करेगा, ये इधर फेस करेगा, यानी कि ये और ये, बस सिर्फ यही डिफरेंस है हाइपरबोला और इलिप्स के अंदर। अति परवलय हमेशा जोड़े में मिलेगा, ये और ये कुछ ना कुछ जोड़े में मिलेगा, ठीक है। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है अति परवलय की। ज्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं। इसके 2 फोकस तो इसी के भी 2 फोकस होंगे, एक फोकस यहां और एक फोकस यहां पर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक तो हो जाएगा, पर ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले एक चीज और है रही है कि हाँ, ये वाला चीज, अगर मैं स्क्वायर यहां पुट करूं, स्क्वायर ना पुट करूं तो मेरे ग्राफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो सर्किल रहेगा या नहीं रहेगा, वो देखते हैं। चलो, तो जो x की पावर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जैसे 4 था यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक सर्किल की इक्वेशन थी और इस सर्किल में ये बनेगा ग्राफ ऐसा, ये हो चुका है। तो यहाँ पर 2 तक जाएगा, 1 और 2, 1 2 1 2 और 1 2, तो मेरा ये एक सर्किल बनेगा लाइक दिस। ये मेरा x हो जाएगा और ये मेरा y, मूल बिंदु से होके जाएगा, रेडियस होगी इसकी 2। अगर मान लो मैं यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4 ऐसा करता हूं तो क्या ये सर्किल रहेगा या नहीं रहेगा? तो अपना तो वही सिस्टम है, ग्राफ चेक करके देखेंगे। एक्स क्यूब वाई क्यूब, यानी वाई क्यूब मेरा हो जाएगा इक्वल टू 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर क्यूब। अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो वाई क्यूब इक्वल टू 4 आएगा, यानी वाई की कोई पॉजिटिव वैल्यू जरूर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू 0 पर वाई मेरे को मिलेगा, ठीक है।
दूसरी बात, अगर x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y की ओनली एक ही वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू नहीं मिलेगी। कितनी वैल्यू मिलेगी? ओनली 1 क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 की पावर 1/3 और इस केस में कोई प्लस माइनस वैल्यू नहीं मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर, जो इस केस में x इक्वल टू 0 पर y की दो वैल्यू प्लस माइनस में मिल रही थी, वो इस केस में नहीं मिलेगी। अब मैं बात करता हूं x इक्वल टू 1 के ऊपर। x इक्वल टू 1 लूंगा तो ये हो जाएगा y की क्यूब इक्वल टू 4 माइनस का 1 यानी कि 3। यहां पर 4 था, यहां पे 3 था, थोड़ी वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये पॉइंट यहां पर था कुछ ना कुछ, देखो ये पॉइंट 2, अभी 2 से तो नीचे रहने वाला नहीं है, यहां पर 4 है, 4 की 1/3 होगी और नीचे जाएगा। मान लो ये पॉइंट यहां था, उसके बाद पॉइंट डिक्रीज होगा, 1 के ऊपर डिक्रीज हो जाएगा। कितना और डिक्रीज हो जाएगा? अगर x की वैल्यू मैं -1 पुट करता हूं, उस केस में देखो y क्यूब इक्वल टू 4 माइनस x की पावर क्यूब यानी -1 की पावर क्यूब, और ये -1 की पावर माइनस ही मिलेगी और माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इधर से इधर बढ़ रहा हूं तो वैल्यू डिक्रीजिंग में जा रही है, और इधर से इधर बढ़ रहा हूं तो वैल्यू इंक्रीजिंग में जा रही है, बढ़ रही है। अगर मैं यहां पर 2 भी -2 पुट करूंगा तो वापस से वो माइनस बनाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये वैल्यू और इंक्रीज होगी। इसका मतलब कि x की वैल्यू को यहां पर माइनस में जितना बढ़ाऊंगा, इस साइड में x को जितना इंक्रीज करूंगा, y भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, और ये इसको कभी सर्किल रहने ही नहीं देगा, और ये जो शेप बनेगी वो बनेगी इधर थोड़ा बैंड होगा नीचे की तरफ, और ये ऐसे निकल जाएगा। ये मेरी होगी y क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 4, इसके अंदर से ही जाएगा। तो ये तो मेरी सर्किल की इक्वेशन नहीं हो सकती, ये मेरी सर्किल की इक्वेशन नहीं हो सकती। अगर मान लो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 4, ऐसा केस हो तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 4, ऐसा केस हो, इस केस में सिंपल सी बात है, x की वैल्यू पर y की वैल्यू मिलेगी, और x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y की दो वैल्यू मिलेगी। क्लियर है। x की वैल्यू अगर +1 पुट करूंगा, अगर x की वैल्यू +1 पुट करूंगा, यानी इस साइड अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा इस तरफ, तो वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी, यानी y डिक्रीज होगा। और अगर x की वैल्यू को इधर माइनस में करूंगा तो y की वैल्यू फिर डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उस केस में मेरा जो ग्राफ है वो सर्किल ना होके, ये सर्किल था x² वाले में, और सर्किल ना होके, अगर यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब 2 की घात 2, तो ये जो है ये एक, लो जी, ऐसा बन के रह जाएगा, जो कि एक प्रॉपर सर्किल नहीं है। तो ये भी सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी, ना ही x की पावर 5 होगी, ना ही x की पावर 6 होगी, यानी ओनली एंड ओनली x की स्क्वायर, x की पावर स्क्वायर ही एक सर्किल को, और x की पावर स्क्वायर ही एक इलिप्स को, और x की पावर स्क्वायर ही एक हाइपरबोला को इक्वेशन देती है। इसलिए उन सबकी इक्वेशन में स्क्वायरली फॉर्म में फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर देख लो ये साफ था, x की पावर क्यूब क्यों नहीं हो सकती, क्यूब में तो सर्किल बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक लाइन बनेगी, क्लोज लूप बनेगी नहीं। x क्यूब वाले केस में क्लोज लूप नहीं बनेगी, एक ओपन लूप बनेगी, और ओपन लूप सर्किल होती ही नहीं है। इस केस में क्लोज लूप तो बनेगी बट वो सर्किल नहीं रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस वाला जो पार्ट है उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी जो इक्वेशन होगी सर्किल की और इलिप्स की, वो स्क्वायर की फॉर्म में ही मिलेगी। इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आया?
तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या हुए कि सर्किल, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इन तीनों के लिए फर्स्ट है स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज है कि उनका जो सेंटर है वो डिपेंड करेगा, सेंटर कहाँ हो वो वैल्यू डिपेंड करेगी एक्स में कितना बढ़ रहा है, एक्स में कितना घट रहा है, वाई में कितना बढ़ रहा है, वाई में कितना घट रहा है। इसका मतलब एक्स के साथ प्लस माइनस होने वाली क्वांटिटी, वाई के साथ प्लस माइनस होने वाली क्वांटिटी में अगर डिफरेंस होगा तो हमारा सेंटर शिफ्ट करेगा सर्किल का। दूसरी बात, अगर और कोई फैक्टर डिवाइड में हुआ या फिर मल्टीप्लाई में हुआ, वो सब सर्किल की रेडियस में पार्ट करेंगे। इलिप्स की केस में वो रेडियस वाला पार्ट आता ही नहीं है, क्योंकि उस रेडियस को बनाने वाले दो पार्ट, एक्स वाला पार्ट और वाई वाला पार्ट, यानी एक्स के नीचे वाला पार्ट और वाई के नीचे वाला पार्ट, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं रह पाते, इसलिए वो रेडियस में पार्ट नहीं करेंगे और रेडियस नहीं बनाएंगे। वो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बनाएंगे। उन दोनों के डिफरेंस से ही हमें दो फोकस मिलेंगे, और वो दो फोकस H और K यानी उन दोनों के डिफरेंस पे ही डिपेंड करेगा। ये सब हो चुका है, इतना काफी है। बेसिकली आपको ग्राफ और मेनली जो फंक्शन थे, दूसरा ये सब ग्राफ 2D थे, क्योंकि यहां पर मैंने दो ही एक्सिस लिए हुए हैं, इसलिए सारे ग्राफ द्विविमीय ग्राफ है और सारे फंक्शन द्विविमीय फंक्शन है। क्लियर? अब मैं देखता हूं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे इतना बड़ा जो लिख देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां पे जो ट्रिग्नो यानी त्रिकोण, त्रिकोण में ही छुपा है मेरा ट्रायंगल, क्योंकि त्रिकोण ट्रायंगल में होती है। इस ट्रायंगल का एक स्पेशल केस ध्यान देना कि बहुत सारे ट्रायंगल हमारे पास 3 एंगल वाले, उसमें से भी स्पेशल केस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल को बोलते हैं त्रिभुज हिंदी में, और इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बहुत सारे, इनकी जो 3 भुजाएं 3 कोण हैं, यानी मेन इंपॉर्टेंट क्या हुआ, 3 भुजाएं और 3 कोण, यानी 3 एजेज 3 एंगल। बहुत कुछ खेल खेलते हैं। 3 एजेज का खेल कितना, पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी, पाइथागोरस थ्योरम, और इन दोनों का जो मिक्सिंग होगा वो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे। गेम्स, इनके जो गेम्स होंगे उनसे, गेम्स का मतलब अब देखते हैं क्या क्या होगा। 3 एजेस 3 एंगल समकोण त्रिभुज, और 3 एजेस 3 एंगल में एक चीज तो फिक्स है, इन 3 एंगल में से मेरा एक एंगल वो 90 डिग्री का होगा, ये मेरा फिक्स। तो बाउंडेड ट्रायंगल हो गया, मतलब कि ये त्रिभुज फिक्स हो गया कि इसमें एक एंगल तो 90 ही होगा, और एक एंगल अगर 90 होगा तो 2 एजेज भी, इनमें से 2 एजेज की एक प्रॉपर्टी हो गई कि वो दोनों परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर होंगी यानी लंबवत। लंबवत का मतलब एक भुजा ये है तो दूसरी भुजा को ये होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। समझ रहे हो ना? तो ये कुछ खास चीजें हैं समकोण त्रिभुज की, कि उसमें 90 डिग्री फिक्स होगा, और 3 एजेज में से 2 एजेज मेरी परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो त्रिभुज बनाना बिल्कुल आसान हुआ। कैसे कि 2 परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली और ये वाली, तो 2 एजेज हो चुकी हैं, एक एंगल मेरे को मिल चुका है। इतना मिलने के बाद इतना तो मिल ही गया ना, ये तो सब नाम से ही फिक्स हो गया। 190 डिग्री 90 डिग्री हो गया भाई साहब। 2 एजेज, 1 2 एजेज क्लियर होगी लंबवत, बची एक एज रखनी है मेरे को और 2 एंगल फिक्स करने, तो एक एज रखते ही दोनों एंगल अपने आप मिलेंगे, ट्राइंगल। बस ये वाला अब छोटा बड़ा रखना है, उसी से तो खेल स्टार्ट होगा ये फंक्शन।
तो मैं एक अगर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं ये वाली, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज होगा। और ये जो दो एंगल बनेंगे, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, और ये मेरा 90 डिग्री, मान लो ए बी और सी पॉइंट दे चुका हूं मैं इनको नाम, ए बी और सी पॉइंट दे चुका, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। इसी समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ ली है। पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ बताया था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी लंब का अभी तो लंब छोड़ा, बस ये भुजा, यानी दो जो परपेंडिकुलर एजेज है उनका पर्टिकुलरली यानी इंडिविजुअली स्क्वायर, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, इसका स्क्वायर प्लस उसका दोनों एजेज का स्क्वायर। जैसे मान लो फर्स्ट एजेज का स्क्वायर प्लस सेकंड एजेज का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर है इक्वल टू होंगी बची हुई स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम थी। अब अगर एंगल को भी शामिल किया जाए तो देखो कि ये मेरा जो एंगल है θ1, अगर मैं इसको देखता हूं यानी ऑब्जर्वर यहां पर है, इसके रेस्पेक्ट में तो ये एंगल बना। अगर इसको मैं नोटिस करूं, इसको ध्यान में रखूं, तो इसके जो सामने वाली इन दोनों एजेज में अगर एक एजेज है, भुजा है, वो मेरी परपेंडिकुलर कहलाएगी। परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है। और जहां से वो ये एंगल उसके परपेंडिकुलर के बाद जो दूसरी बची उसको मैं बोलूंगा बेस यानी आधार। और जो थर्ड मेरी एज बची है वो होगी कर्ण, या इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। इसको H लिख देता हूं, इसको P लिख देता हूं शॉर्टली, और इसको B लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं यानी ये एंगल मेरे ध्यान में है या मैं इस एंगल को देख के ही सब कुछ कर रहा हूं, तो उस केस में ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। अगर ये एंगल हुआ तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल, दो एंगल बचे 90 को छोड़ के, दोनों एंगल में से जिस एंगल को अगर मैं लूंगा उसके सामने वाली ही परपेंडिकुलर होगी, कोई फिक्स नहीं होगा परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक भी परपेंडिकुलर है और दूसरा भी परपेंडिकुलर है, लंबवत है, पर दोनों में से परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो मानी जाएगी जिसके सामने वाले कोण का जिक्र हो, या उसको मैं ध्यान में रख के चीजें कर रहा हूं। एंगल चेंज, परपेंडिकुलर चेंज एंड बेस चेंज, बट ये सेम रहेगा एच। इसका मतलब ये हुआ कि अगर θ1 की बात करता हूं तो ये θ1 की बात करता हूं तो ये परपेंडिकुलर, और θ2 की बात करता हूं तो ये परपेंडिकुलर। कोण के सामने की भुजा ही लंब कहलाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर वही होगी जो एंगल के बिल्कुल फ्रंट में है। चलो इसको मिटाते हैं, फिर आगे और देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये मेरी ये एज और ये एज, ये दोनों परपेंडिकुलर, यहां तक का काम था अभी। और एक ये मेरा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। थीटा अगर मैं लेता हूं ये वाला, तो मैं थीटा ये कर चुका हूं, ए बी सी, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बात करूं तो ये मेरा कर्ण, ये मेरा आधार और ये मेरा लंब। तो क्या हुआ कि अगर इनकी एजेज यानी इनकी भुजाओं का अगर आपस में कंपेयर किया गया, क्योंकि ये ट्रायंगल तो बहुत सारे बन सकते हैं, इसकी भुजा की लंबाई यानी इस एजेज की लेंथ अलग हो सकती है, इसकी लेंथ अलग हो सकती है, ये लेंथ 0 भी हो सकती है, लेंथ 0 भी हो सकती है, बट वो ट्रायंगल नहीं रहेगा इमेजिनरी केस में। और ये जो ये एडजस्ट होगा इन दोनों के हिसाब से,
h जो होगा, अगर इन दोनों लेंथ को अगर मैं छोटा बड़ा कर दूं तो ये जो लेंथ है ये लेंथ एडजस्ट हो जाएगी। कोई भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे, उनको मिला दूंगा तो थर्ड लेंथ मेरे को मिलेगी। वो बस 2 पॉइंट ही 3 पॉइंट मिल जाएंगे, 1 2 और 3, तो मैं थर्ड एजेस निकाल सकता हूं। तो रेशियो की बात करते हैं तो जो रेशो लिए गए, अगर रेशो कैसे ले सकता हूं, रेशो ले सकता हूं लेंथ को, यानी देखो पहले मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूं, इंग्लिश हिंदी साथ में लिख रहा हूं मैं। तो अगर मैं बेस की बात करूं, देखो हमारे पास क्या चीज है, बेस है और परपेंडिकुलर है और एच। अगर मैं बात करता हूं इन तीनों की तो आप एडजस्ट कर लेना, आधार है, कर्ण और लंब है। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए बेस को परपेंडिकुलर से, बेस को किससे किया जाए, परपेंडिकुलर से, ठीक है, या परपेंडिकुलर को बेस से किया जाए तो बात तो एक ही है। परपेंडिकुलर को बेस से कंपेयर कर लो, बेस को परपेंडिकुलर से कंपेयर कर लो, एक दूसरे के इनवर्ट रिजल्ट आएंगे। इनवर्ट मतलब उल्टे। अगर मान लो कि मैं हूं और एक इंसान और खड़ा हुआ है, तो मैं उससे बड़ा हूं, वो मुझसे छोटा है, तो दोनों को कंपेयर किसी तरीके से कर लो। या तो मैं बोल सकता हूं कि मैं उससे दुगना हूं, या वो बोल सकता है कि मैं इससे आधा हूं। तो दुगना और आधा एक दूसरे के इनवर्स हुए। अब तो बेस को परपेंडिकुलर से कंपेयर करना, या परपेंडिकुलर को एच हाइपोटेन्यूज से कंपेयर करना, या एच को पी से करूंगा तो वापस वही बात है, या एच को बी से। ये 3 कंपैरिजन किए गए कि दोनों को कंपेयर का मतलब क्या होगा। देखो कंपेयर कैसे होता है, लेंथ को अगर लेंथ से कंपेयर करूं तो रेशियो निकलता है, रेशियो। तो इसलिए इनको रेशियो की फॉर्म में रखा गया, रेशियो यानी अनुपात की फॉर्म में। क्यों, अब ये चीज अच्छी है कि ये यही क्यों, अनुपात ही क्यों, गुणा क्यों नहीं कर दिया गया। गुणा तो कंपैरिजन में आता नहीं है। हाँ एक चीज आती है कंपैरिजन में, माइनस, बट माइनस क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी लेंथ की यूनिट अलग, इस लेंथ की यूनिट भी सेम, सॉरी लेंथ दोनों को माइनस करता तो कंपैरिजन एक लेंथ हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस और डिवाइड में फर्क, सिर्फ फर्क इतना हुआ कि अगर मान लो मेरे साथ एक छोटा इंसान ऐसे खड़ा हुआ है, तो मेरी लेंथ और उसकी लेंथ अगर मैं उनको माइनस करता हूं तो जो कंपैरिजन आएगा वो एक लेंथ का कंपैरिजन आएगा। बट अगर मैं बात करता हूं डिवाइड की, तो डिवाइड में जो कंपैरिजन आएगा वो कहते हैं ना अद्वाद का फर्क, दुगने का फर्क, इस चीज में आएगा। तो इसलिए रेशियो, तो रेशियो अच्छा लगा क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगी, वो एक नंबर की तरह होगा। बट अगर माइनस करता तो यूनिट आती। तो रेशो लिया गया। रेशो कैसे कैसे लिया गया, बेस का पीक के साथ, पीक का एच के साथ, एच का बीक के साथ। थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं, आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा हिंदी में, एल ए एल बटे के, ये वाला। इसी से अगर मैं इंग्लिश मीडियम वालों का फॉर्मूला बनाऊं तो वो बनेगा, लंब को बोलते हैं पी, आधार को बोलते हैं बी, और लंब को फिर पी डिवाइड बाई, कर्ण को बोलते हैं एच, एच और ये आधार को बोलेंगे बी। ये परपेंडिकुलर का एच से रेशो, तो परपेंडिकुलर का एच से रेशो ये रहा, बी का एच से रेशो, तो बी का एच से रेशो कर देते हैं इसको बी अपॉन एच, और पी का बी से, तो पी का बी से रेशो। देखो ये 3 ये रेशो उल्टे भी हो सकते हैं। इन्वर्ट मतलब, इन्वर्ट का मैंने बताया कि दुगना और छोटे वाला फर्क, तो ऐसे ही 3 रेशियो और निकल सकते हैं, यानी एच एच बी अपॉन पी बी पी, और यहां पे निकल के आएगा के ए डिवाइड बाई एल ए एल। जब लेंथ का कंपैरिजन हुआ रेशियो की फॉर्म में तो कुछ नंबर आने लगे, कुछ नंबर आने लगे, क्योंकि लेंथ का लेंथ में डिवाइड दूंगा तो एक नंबर मिलेगा, यूनिट से यूनिट कट जाएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। और उन सभी न्यूमेरिकल वैल्यू को, देखो
तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कैसे कैसे फंक्शन बना। देखो ये वाला, क्यों हमारे पास कितने फंक्शन थे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक में ओनली एंड ओनली 6 ही फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 6। देखो 3 इससे बनेंगे और 3 इससे बनेंगे, क्योंकि हमारे पास एज 3 ही है। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन एच अगर ये वाली है, इस केस में यानी इन दोनों को कंपेयर किया गया तो एक फंक्शन बना, उसको बोला गया साइन। बी अपॉन एच अगर इनको कंपेयर किया गया तो फॉर्मूला बना, इसको बोला गया कोस, यानी इसका जो फंक्शन बना उसको बोला कोस। और पी अपॉन बी इस तरीके से कंपेयर हुआ तो उसको फॉर्मूला, उसका जो बना था वो बना था tan। क्लियर? अगर इनको उल्टा करो यानी h को ऊपर p को नीचे, यानी इनवर्स ही होगी एक तरीके से, तो साइन का इनवर्स यानी कि ये जो था इस फंक्शन को बोला गया था, इस कंपैरिजन को कोसेक, और इस कंपैरिजन को बोला गया, इसको बोला सेक, और इसको बोला गया कोट। इसलिए हमारे पास 6 फंक्शन आए, 1 2 3 4 5 6। ये 3 फंक्शन इस 3 फंक्शन से रिलेटेड में है। क्यों? क्योंकि इसका इनवर्स, इसका उल्टा कर दूंगा तो कोसेक बनेगा। वही चीज अगर 1/2 आता है तो ये बन जाएगा 2/1, यानी 2 यानी दुगना और 1/2। ऑब्जर्वर मतलब ये बोलूंगा कि जो रेशियो है, रेशियो किसके रेस्पेक्ट में लिया जा रहा है वो रेशियो डिपेंड करेगा। यानी P को H से कंपेयर कर रहा हूं, यहां पे H को P से कंपेयर कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं उसको अपने रेस्पेक्ट में कंपेयर करूंगा तो मैं दुगना पाऊंगा, और अगर उसके रेस्पेक्ट में वो खुद को अगर कंपेयर करेगा मुझसे तो वो आधा पाएगा। तो 1/2 और 2 एक दूसरे के इनवर्स हुए। ये सब चीजें पढ़ चुके हो आप, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अच्छा जी, अब सिंपल सी बात है कि इसको सोल्व करूंगा तो एक नंबर मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और एक न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं साइन कैसे बोल दूं? फंक्शन। एक न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं साइन कैसे बोल दूं? देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी, अभी हमने किसकी बात करी? भुजाओं की बात करी, एजेस की बात करी। अब मैं लाता हूं एंगल को, और एंगल मेरे पास है 2, ये वाला और ये वाला। अब मैं इसमें से ये वाला एंगल लेता हूं, उसके लिए मेरा फिक्स हो गया, ये पूरा चीजें फिक्स हो चुकी हैं इस ट्रायंगल के लिए। अब ये जो थीटा है, ये थीटा इंटरफेयर करेगा इन रेशो में। क्यों भाई? देखो यहां पर P को ऐसे कंपेयर करूं तो सिंपल सी बात है, अगर P और B, ध्यान देना, P और B इन दोनों लेंथ को आपस में अगर मैं एडजस्ट करूं, एडजस्ट का मतलब छोटा या बड़ा करूं, तो इस थीटा पर इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देखो अगर ये लेंथ को अगर मैं छोटा वो करता हूं, बेस मेरा छोटा होता हुआ जाए तो ये एंगल बड़ा होता हुआ जाएगा। देखो अगर ये पॉइंट यहां आ जाता इस केस में तो ये एंगल ये होता और ये एंगल बढ़ गया। समझ रहे हो? इसका मतलब कि ये रेशियो अगर वेरी करेंगे, यानी ये भुजाएं आपस में वेरी करेगी, तो सिंपल सी बात है उस थीटा पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो ये अगर लेंथ छोटी होती चली जाएगी तो ये थीटा छोटा हो जाएगा, यानी बड़ा होता, यानी थीटा इंक्रीज होगा। तो थीटा इंक्रीज हुआ अगर मैंने बेस को डिक्रीज किया, छोटा किया। वही बात अगर मैं P को डिक्रीज करता, P को अगर मैं डिक्रीज करता, छोटा करता, तो उस केस में जैसे मान लो ये पॉइंट यहां था और ये यहां छोटा हो गया, उस केस में ये एंगल भी डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा मेरा इंक्रीज, थीटा मेरा डिक्रीज हो गया अगर मैंने परपेंडिकुलर को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। तो समझने वाली बात क्या है कि ये थीटा डिपेंडेंट है, थीटा भी निर्भर कर रहा है। अगर इनका रेशो वेरी कर रहा है, रेशो का मतलब देखो रेशो कैसे होगा कि भैया ये इस केस में P अपॉन B अलग आएगा, अगर ये छोटा हो जाएगा तो P से रेशो थोड़ा अलग आएगा, ये छोटा हो जाएगा तो ये B से रेशो थोड़ा अलग आएगा। ऐसे ही जब ये दोनों एडजस्ट होंगे तो ये भाई साहब भी एडजस्ट होंगे, H भी तो एडजस्ट होंगे, छोटे या बड़े होंगे। तो ये वेरिएशन मैं आप पे छोड़ता हूं कि कौन सा किसको बढ़ाने से किसको घटाने से कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ, क्योंकि आप इसकी नॉलेज ले लेना अच्छे से।
डायग्राम बना बना के, मतलब सोच सोच के, थिंक कर करके कि इसको कम करूं तो क्या छोटा होगा और क्या बड़ा होगा। तो ये थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिखाएगा इन सब के अंदर। तो क्या हुआ कि एक पैटर्न बनने लगा। पैटर्न क्या बनने लगा कि अगर मैंने P को H से कंपेयर किया, यानी परपेंडिकुलर को H से अगर मैंने कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो P को अगर H से कंपेयर करूंगा तो देखो ये वैल्यू है, ये जो B है और P और H, तो ध्यान से देखना कि P और H इनके रेशियो मैं बार बार निकालूंगा और रेशियो निकालने की एक लिमिट होगी। लिमिट क्या होगी, देखो कि ये थीटा की भी एक लिमिट है। थीटा की क्या लिमिट है कि थीटा लास्ट तो मेरा 0 हो सकता है, इस ट्रायंगल के अंदर मेरा थीटा लास्ट 0 हो सकता है, और थीटा अगर 0 हो गया तो वो परपेंडिकुलर को खा जाएगा। खा जाएगा मतलब परपेंडिकुलर खत्म, 0। देख लो, अगर ये बिल्कुल बंद हो जाए, थीटा 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर तो खत्म। और जैसे ही परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगा तो H मेरा B बन जाएगा। H मेरा क्या बन जाएगा, B। देखो ये पॉइंट यहां से धीरे धीरे खत्म 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 खत्म, 0 एंगल होते ही H मेरा B बन जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल को राइट एंगल होना जरूरी है, वो 90 डिग्री नहीं छोड़ सकता। और दूसरी लिमिट क्या है इस थीटा की? इस थीटा की लिमिट ये है कि ये थीटा की लिमिट लास्ट 90 तक, क्योंकि ये थीटा 90 तक ही जा सकता है, और 90 तक जाएगा जैसे ही, तो उस केस में ये मेरा जो B है वो 0 हो जाए। जैसे ही ये 90 पे गया तो ये मेरा B 0 हो जाएगा, बेस मेरा 0 और H किसके इक्वल हो जाएगा, P के इक्वल हो जाएगा। तो जो थीटा की लिमिट थी 0 से लेकर 90 डिग्री तक, इस लिमिट ने इन रेशियो को, क्योंकि जैसे ही लिमिट चेंज होगी, जैसे थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, तो देखो ये रेशियो 1 हुआ, H अपॉन B की वैल्यू H अपॉन B, देखो H अपॉन B क्या आ रहा है, ये आ रहा है सेक और कोस में, देखो H अपॉन B, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और ध्यान से देखना, ये वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा मेरा हो जाएगा 0। तो थीटा मेरा 0 हुआ तो H B के इक्वल हो गया, और H अपॉन B रेशियो बन गया 1, और इसलिए ही कोस 0 की वैल्यू होती है 1। समझ रहे हो? इसलिए कोस 0 की वैल्यू होती है 1। अब मैं बात करता हूं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, और जैसे ही 90 डिग्री लूंगा तो B इक्वल टू 0, और B इक्वल टू 0 तो H अपॉन P, तो देखो H अपॉन P का रेशो कहां है, ये रहा P अपॉन H, H अपॉन P। तो देखो ये रेशो कितना हो जाएगा, अब ये रेशो 1 हो जाएगा, इसलिए ही साइन 90 और कोसेक 90 दोनों ही कितने होंगे, 1 होते हैं। क्या होते हैं, 1। तो ऐसे ही इनको कंपेयर, अभी तो क्या था, लास्ट लिमिट से फर्स्ट लिमिट तक मैंने इनको देख लिया, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ रेशियो होंगे। उस रेशियो के हिसाब से एक पैटर्न बना, और मुझे हर थीटा की वैल्यू पर, थीटा को पहले 0 डिग्री बढ़ाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 90 तक लेके गया, और हर बार मैंने उसका रेशियो निकाला। हर बार क्या कहना है, रेशियो निकाला। तो सिर्फ और सिर्फ उसी बात पे मैंने इन फंक्शन को बना दिया। मिटा देता हूं, फिर देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि ये जो सारे फंक्शन होंगे वो डिपेंड करेंगे रेशियो पर। तो मैं रेशियो लिख देता हूँ, लाल बटे कक्का था के ए, और इसको अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूँ तो ये मेरा P, और ये B, और ये P डिवाइड बाई H और B, ये दोनों। और ये ट्रायंगल ही सब कुछ खेल करवा रहा था। ये मेरा ट्रायंगल हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल, ये मेरा थीटा, और A B और C, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। समझ रहे हो? तो देखो यहां पर क्या हुआ कि देखो, इसको मैं बोलता था साइन, इसको भी साइन, इसको कोस, और इसको टेन। अभी मैं ये लेता हूं, ये वाले रेशियो,
तो अगर मैंने P अपॉन H रेशो की बात की, P अपॉन H रेशो की, तो उस केस में देखो जब P और H यानी P को H से कंपेयर किया तो इसकी दो कंडीशन तो मेरे को मिल गई थी। अगर मेरा B क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, B अगर मेरा 0 हो जाए तो H P के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो तो उस केस में ये एंगल H मेरा P के इक्वल हो जाएगा। नहीं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, 90 डिग्री होते ही H मेरा P के इक्वल हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, B मेरा 0 हो जाएगा और H मेरा P के इक्वल हो जाएगा। इस केस में ये रेशो मेरा बन जाएगा 1। तभी तो मैं बोलता हूं इसको साइन के केस में रखा गया, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इसी प्रकार इनके रेशो लिए गए, हर बार कंडीशन बाउंड की गई, हर बार कंडीशन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेके 90 तक होती है। और इसलिए ही इनके फंक्शन क्या बने, तो एक पैटर्न बना, उस पैटर्न को मैं बताता हूं। ये रहा, जैसे ये रहा, तो यहां तो मैंने ली थीटा की वैल्यू, जो मेरे को वैल्यू मिली, सब रेशो मिले, उन रेशो को मैंने यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश की। तो सब जो थीटा की वैल्यू थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उन पर अगर मैंने y की वैल्यू ली और y मेरा यानी y मतलब फंक्शन की वैल्यू, जैसे साइन की वैल्यू ली, तो साइन के साथ एक एंगल आया और उस एंगल ने एक फॉर्मूला बनाया जिसको बोलते हैं P अपॉन H की फॉर्म में। ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। फंक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये रेशो है, ये मीटर में कट जाएगा, रेशो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका इनकी जो जो वैल्यू आती रही हर थीटा को बढ़ाते हुए, कितना, 0 से लेके 90 तक। तो 0 डिग्री लिया पहले मैंने इस थीटा को, उस टाइम मैंने देखा P को और फिर मैंने देखा H को, ये तो आपके सामने होगा। उन दोनों का रेशो जो आया उस रेशो को मैंने 0 डिग्री पे ड्रॉ कर दिया। 1 डिग्री पे जाए उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, और कितने तक गए मैं, 90 डिग्री तक गया। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक गया और हर एक पे मुझे वैल्यू मिलती गई। अब वैल्यू किस प्रकार मिली, देखो कि जब मैं थीटा को बिल्कुल 0 रखूंगा तो थीटा जैसे ही 0 होगा उस केस में H मेरा B के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही थीटा को 0 रखूंगा तो H मेरा B के इक्वल हो गया। क्लियर, ठीक है। H मेरा B के इक्वल हुआ, इसका मतलब इन दोनों का रेशो तो मेरा 1 के इक्वल होगा। बट यहां पर मुझे रेशो देखना है P अपॉन H का रेशो। तो जब P अपॉन H का रेशो होगा तो P अपॉन H, जैसे ये 0 डिग्री होगा ये मेरा बन जाएगा 0, तो 0 बाई H या 0 बाई B, और ये वैल्यू 0 की इक्वल आएगी। तो 0 डिग्री पर मेरा पॉइंट यहां आ जाएगा। सिंपल एंड सिंपल। समझ रहे हो ना? अच्छा जी, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को 1 डिग्री बढ़ाऊंगा तो P मेरा दिखने लगेगा, चिन्ह सा थोड़ा बहुत दिखेगा। अगर P मेरा थोड़ा बहुत दिखे, P मेरा छोटा सा रहेगा, H की वैल्यू बड़ी रहेगी, तो ओवरऑल वैल्यू तो छोटी आएगी। इसका मतलब ये ग्रेजुअली थोड़ा सा बढ़ेगा। इसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा, बढ़ता रहेगा, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। जैसे ही थीटा की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो P की वैल्यू है दिखने लगेगी, दिखने लगेगी, दिखने लगेगी। और जो P अपॉन H का रेशो है ये 1 की तरफ आने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, देखो कि ये थीटा मेरा 0 था, लास्ट मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 के बाद फिर मेरे को 90 पे जाना है। तो जैसे ये 90 पे जाएगा तो जब ये फुल हो जाएगी इसकी लिमिट,
उस केस में देखा, ध्यान से देखना, जब ये मैक्सिमम होगी तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर P और B इक्वल हो जाएंगे। इतना तो पड़ा हुआ है ना, P और B इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों के सामने की वजह सेम हो जाएगी। अब 45 के बाद जब मैं इंक्रीज करूंगा तो P पर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, B मेरा छोटा होता हुआ चला जाएगा, और जैसे ही मेरा B छोटा होता हुआ जाएगा तो ये 0 डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के केस में H और P इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही मेरा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जाएगा तो H और P इक्वल हो जाएंगे, और H और P इक्वल हो गए तो उन दोनों का रेशो हो जाएगा 1, और 90 डिग्री पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी। 90 डिग्री पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा जी, अगर मैं यहीं कोस की बात करता हूं तो कोस के केस में जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा B/H का, यानी बेस का और H के साथ। तो भी कुछ नहीं करना, वही डिग्री से स्टार्ट करो। अगर 0 डिग्री ये हुआ तो 0 डिग्री केस में मैंने क्या बताया, देखो 0 डिग्री के केस में जब ये 0 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 0 डिग्री होगा तो H मेरा B के इक्वल हो जाएगा, और H मेरा B के इक्वल हो गया तो सिंपल सी बात है, कोस की वैल्यू 0 पर तो मेरी 1 ही मिल गई। तो ये मेरी 1 थी, ये मेरा 0.1। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन ग्राफ को बताऊंगा और अच्छे से। B/H कहां गया B/H? हाँ ये रहा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो वही देख लो आप, जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो परपेंडिकुलर इंक्रीज होता हुआ आएगा, और जैसे परपेंडिकुलर बढ़ता हुआ आएगा वो B में से खाता हुआ आएगा, तो B की वैल्यू छोटी होती जाएगी। और अब इस पूरे रेशियो को गिरना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा मतलब कम होना पड़ेगा। एक चीज और कि साइन के केस में थीटा से लेकर 90 तक गया तो जैसे बढ़ा तो ये त्रिभुज साइन और कोस दोनों फंक्शन के बीच में मतलब ये क्या है कि भेदभाव नहीं करेगा, कि जैसे वो इंक्रीज होता हुआ गया था वैसे वो डिक्रीज होता हुआ आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और जैसे ही ये 90 हो जाएगा, 90 केस में H और P इक्वल हो जाएंगे, और H और P इक्वल होते ही B मेरा 0, इस केस में B मेरा 0, B इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये रेशो हो जाएगा 0, और कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये ग्राफ आएगा ऐसे, ये साइन का ग्राफ, ये कोस का ग्राफ। तो समझ रहे हो कैसे कैसे ग्राफ बने? ऐसे ही tan के ग्राफ भी बनेंगे। tan का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो tan की अगर मैं बात करता हूं तो tan के केस में क्या होगा? P/B। तो देखो P/B जब थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो उस केस में थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो उस केस में HB के इक्वल होगा। देखो ये चीज होती आ चुकी है, तो H इक्वल टू B रहेगा, और हमें P/B रेशो देखना है, यानी P का B के साथ रेशो देखना है। तो P मेरा 0 हो गया, जैसे ही मेरा P मेरा 0 हो जाएगा तो tan की वैल्यू 0, यानी 0 डिग्री पर 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है साहब, ऐसा ही मिलता है, ये 0 हो गया। उसके बाद अगर मैं वैल्यू को बढ़ाते हुए जाऊंगा और बढ़ाता हुआ जाऊंगा तो P जैसे जैसे P दिखने लगेगा वैसे वैसे B छोटा हुआ आएगा, और आपस में जाके tan की पावर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जैसे ये दोनों बराबर होंगे और P/B की वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 के केस में 45, ये 45 है, उस केस में ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये रहा। सिंपल सी बात है, बड़ा ही होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा तो ये रेशो ऊपर वाली चीज बड़ी हो जाएगी, नीचे वाली चीज छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी, इंक्रीज होगी, तो ये और इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और लास्ट में जाने के बाद जैसे ही 90 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो B मेरा 0 हो जाएगा, और जैसे ही B 0 होगा तो tan अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब कि ये लाइन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और इस 90 को छू नहीं पाएगी, तो इस 90 पर अनडिफाइंड वैल्यू है, तो ये वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। इसको बोल देंगे
tan थीटा का ग्राफ। समझ रहे हो अभी? तो इस प्रकार से इन फंक्शन का बनाया गया था कि ये वेरिएशन पता लगे, इस वेरिएशन के थ्रू मैं इन ग्राफ को बना सकूं। इसलिए ही साइन 0 पे 0 होता है और साइन 0 होता है और कोस 0 पर कोस जो होता है 1 होता है। समझ रहे हो ये चीजें? अगर मैं बात करता हूं इनके और फंक्शन की, मैं उनको अच्छे तरीके से देखूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसमें अपन डोमेन, रेंज, कहां तक रेंज जाएगी फंक्शन की, कैसा है कैसा नहीं है, ये सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगी।